हेलो एवरीवन। हम लोग आज सामान्य विज्ञान रेलवे सामान्य अध्ययन स्पीडी के बुक से ये पढ़ने वाले हैं। इसमें बहुत इम्पोर्टेंट ये सामान्य विज्ञान के क्वेश्चंस हैं जो कि प्रीवियस ईयर हम लोग के क्वेश्चंस रेलवे में देखा गया है, और हो सके तो हम वो सारा सेट्स को भी हम रीड करके या फिर रिमेम्बर कराने का कोशिश करेंगे। बट सबसे पहले हम लोग ये पूरे पूरे सामान्य विज्ञान को जो 6 पेजों में इसमें है, अ, इसको हम लोग आज खत्म करेंगे क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस ही रिपीटेड होते रहते थे और ये इतना बेसिक्स है कि इतना आप लोग को जानना ही चाहिए। तो अगर आप नहीं जानते हैं तो इससे जाकर एक बार बुक रीड करें, हो सके तो खुद से ही रीड करें। और अगर आप आलसी हैं थोड़े बहुत मेरे जैसे या किन्हीं और के जैसे, तो आप इसे सुनकर भी याद होता है बहुतों को, तो सुनकर भी आप देखते हुए भी याद करते चले। मैं तो कोशिश करूंगा कि यहीं पे याद कर लूं और आप भी याद कर ले। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन रिकॉर्डिंग हो रहा है जी? हाँ हो रहा है। तो सबसे पहले क्वेश्चन से ही चलते हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट हम लोग नहीं जानते होंगे या फिर बहुत कोई जानते भी हैं। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इतना तो पता ही रहता है सभी को। क्या जीव तथा जंतु विज्ञान का जनक किन्हें बोला जाता है? तो अरस्तु को बोला जाता है। अगर इनका नाम आप सुने होंगे तो ये क्या है? तो जीव विज्ञान के जनक के आप सुने होंगे। जीव विज्ञान या जंतु विज्ञान एक ही है। जीव तथा जंतु विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किन्होंने किया था? जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किन्होंने किया? तो लैमार्क और ट्रेविलेनस ने। लैमार्क के बारे में नीचे ये भी देखिए कि जैव विकास का सर्वप्रथम समझाया भी किसने? तो लैमार्क ने ही समझाया था। अब बोलेगा कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग, तो लैमार्क और ट्रेविलेनस। लैमार्क जो कि फ्रांस के थे और ट्रेविनस जो कि जर्मनी के, तो दोनों ने जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। और जैव विकास को समझाया किसने? तो लैमार्क ने ही। किसने? तो लैमार्क ने। अब बोलेंगे अरस्तु कौन थे जी? तो अरस्तु कौन थे? तो जीव और जंतु विज्ञान के जनक थे, या फिर जीव विज्ञान के जनक भी आप बोल सकते हैं। और जीव विज्ञान शब्द को सबसे पहले लैमार्क और ट्रेविरेनस ने। और क्या क्वेश्चन हम लोग पढ़े कि जैव विकास को समझाया सर्वप्रथम किसने? तो लैमार्क ने। ये 3 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं अभी तक। नेक्स्ट है, इसको अभी पिछले वीडियो में बना रहा था तो उसमें समझाया था, बट वो इरिटेट हो गया तो मैं डिलीट कर दिया। मतलब ज़्यादा नहीं बनाया था, 15-20 मिनट तक बनाया था। तो उसमें मैंने एक ट्रिक बनाया अभी जस्ट, नेक्स्ट प्रीवियस वीडियो में बनाने का कोशिश किया था तब। बहुत अच्छा है। जैसे चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेटस है, वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेटस है, रसायन विज्ञान का जनक लेवोजियर है। तो जैसा कि जैसे चिकित्सा है, चिकित्सा मतलब जैसे डॉक्टर, तो डॉक्टर है जो समझो कि हिप्पो को देखने के लिए जा रहे हैं। डॉक्टर है जो हिप्पो का तबीयत खराब है, तो हिप्पो मतलब जानवर है, तो हिप्पो का तबीयत खराब है तो डॉक्टर है जो जंगल मतलब जा रहे हैं किसको? हिप्पो को देखने के लिए। चिकित्सा हो गया हिप्पो से। और वनस्पति तो जंगल जा रहे थे, वन में जा रहे थे, तो उधर से जो हिप्पो को देखभाल करते हैं तो वो पूछ रहे थे कि आप दवाई ला रहे थे? तो ये थोड़ा घर वाले मतलब भाषा में बोलते हैं कि लावे थियो, लावे थियो दवैया लावे थियो। तो वनस्पति का क्या हो गया? थियोफ्रेटस, लावे थियो तो थियोफ्रेटस हो गया। चिकित्सा क्या था? डॉक्टर, तो हिप्पो को देखने जा रहे थे तो हिप्पोक्रेटस हो गए। और क्या हो रहा था? वो बाइक से जाने वाले थे तो उसका गियर का स्पीड बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि तबीयत ज्यादा खराब था। तो वो अपने बाइक में कुछ केमिकल्स का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? केमिकल्स का प्रयोग करते हैं। तो उससे क्या होता है ना, उसका गियर मतलब चेंज हो जाता है और स्पीड बढ़ता है। ठीक है ना, तो गियर से जियर हो गया। रसायन विज्ञान तो लेवोजियर, रसायन विज्ञान तो लिवोजियर। अगर ये आपको कहानी थोड़ा सा इमेजिनेशन आप मन में बनाए होंगे तो इजीली आप बताइएगा। जैसे चिकित्सा तो हिप्पोक्रेटस, वनस्पति विज्ञान तो वनस्पति वन तो लावेथियो तो थियोफ्रेटस, रसायन मतलब केमिकल्स का यूज करते थे बाइक में स्पीड बनाने के लिए, गियर चेंज करने के लिए, तो लेवोजियर, लेवो गियर लोवोजियर। ठीक है ना, ये आपको कभी गलत नहीं होगा। अगर आपको ये निमोनिक्स या फिर इमेज
माइंड में बनाए होंगे तो। नेक्स्ट है मानव का विकास या इतिहास या परंपराओं से संबंधित विषय कहलाता है। क्या कहलाता था? एंथ्रोपोलॉजी। क्या कहलाता है? एंथ्रोपोलॉजी। अब बोलेंगे कि मानव का जो डेवलपमेंट हो रहा है, हम लोग का मानव को जो डेवलपमेंट है, या फिर हम लोग का जो हिस्ट्री है, या फिर जो हम लोग का परंपरा है, ये सारा विषय किस चीज से संबंधित है? तो एंथ्रोपोलॉजी किससे संबंधित है? एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी याद हो गया होगा आपको। नहीं याद हो गया तो इसको भी आप बना सकते हैं कुछ भी, कि जैसे इतिहास का बात हो रहा है, मानव का इतिहास हो रहा है, तो पहले मान लेते हैं हम लोग पोलो वोलो खेलते थे, गेम वो, ठीक है ना? एंड पोलो खेलते थे ना जी, तो पोलो जी। तो इतिहास से बात हो रहा है तो हम लोग पहले खेलते थे, मानव का विकास, तब हम लोग का विकास बढ़ गया, तब हम लोग एंथ्रो मतलब कुछ भी, देखिए बैट बॉल ज्यादा खेलते हैं तो थ्रो करते हैं, तो एंथ्रो। पहले पोलो खेलते थे, अब थ्रो करते हैं, क्रिकेट खेलते हैं तो विकेट को मारते हैं। कुछ भी ऐसे बना सकते हो आप अच्छे से, आप मेरे से बहुत लाख गुना अच्छा बना सकते हैं। ऐसे याद रहेगा भी। एंथ्रोपोलॉजी तो मानव का विकास, इतिहास और परंपराओं से संबंधित विषय है। हाँ, ये सारा इम्पोर्टेंट है, जैसे हम लोग को रेगुलर एग्जाम्स में आते रहते हैं कि गैसों का विसरण का नियम किन से है? तो ग्राहम जी से है। किन से है? प्रतिपादन किन्होंने किया? तो ग्राहम जी। किन्होंने? तो ग्राहम जी। गैसों के विसरण, तो ग्राहम। ग्रहों से रिलेटेड रहेगा तो हमेशा ही क्या हो जाते हैं? केपलर्स। क्या होते हैं? केपलर। E इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ई से तो आइंस्टाइन दिए थे, इसीलिए। जड़त्व के नियम का खोज गैलीलियो ने। किन्होंने? तो गैलीलियो ने। जड़त्व का बात हो रहा होगा तो गैलीलियो। और गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादन न्यूटन ने। किन्होंने? तो न्यूटन ने। जड़त्व मतलब इनर्शिया, गैलीलियो ने। प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत का प्रतिपादक कौनों ने? तो डार्विन ने। प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत के प्रतिपादक किन्होंने? तो डार्विन ने। याद हो गया होगा ना जी। उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया किन्होंने? तो हॉगो डी ब्रीज ने। किन्होंने? हॉगो डी ब्रीज ने उत्परिवर्तन का सिद्धांत, तो हॉगो डी ब्रीज ने। ये नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया किन्होंने? तो डार्विन ने। किन्होंने? तो डार्विन ने। ये क्या है, इसको यूज करें। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किन्होंने दिया? तो डार्विन ने। किन्होंने? डार्विन। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया किन्होंने? तो डार्विन ने। विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किसका? तो विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन चार्ल्स डार्विन ने। किन्होंने? चार्ल्स डार्विन ने। नेचुरल सिलेक्शन तो डार्विन। नेचुरली किसी को, तो डार्विन। उत्परिवर्तन का सिद्धांत तो हॉगो डी ब्रीज ने। विकास के सिद्धांत तो चार्ल्स डार्विन। आनुवंशिकी के जनक तो ग्रेगरी जॉन मेंडल। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए रचना किया था मटर का। किसका? तो मटर का। अच्छा, ये जो ऊपर हम लोग अभी तक डिस्कस कर चुके हैं ये सारे, ये याद हुआ कि नहीं? तो नहीं हुआ है। इसका भी जोड़ निकालना पड़ेगा क्या? तो हाँ, निकालना ही पड़ेगा। तो चलो करते हैं शुरू। आनुवंशिकी के जनक, आनुवंशिकी के जनक कौन है? तो मेंडल जी थे। आनुवंशिकी के जनक कौन है? तो ग्रेगरी जॉन मेंडल। याद तो हो गया है जी। नहीं हुआ। सोचो सोचो सोचो, आप लोग सोचो कैसे होगा। सोच लिए? चलो शुरू करते हैं। हो गया। यहाँ से इम्पोर्टेंट हम लोग का आ रहा था ना, गैसों के विसरण से। चलो देखते हैं बनता है क्या बनता है। गैस है, इसका ग लेटर है तो ग्राहम से हो गए। यहाँ पे जो ग्रहों को हम लोग देखेंगे, ग नहीं देखना, ग्रहों दिखेगा तो क्या होगा? के प्लस। ऐसे नहीं तो चलो गैसों को ही लेते हैं पूरे टर्म को। गैसों तो ग्राहम, तो ग्राहम। ग्राहक होते हैं जो क्या करते हैं? गैस खरीदने आए हैं।
मान लेते हैं आपका गैस का दुकान है या किन्हीं का गैस का दुकान है, तो ग्राहक आते हैं गैस खरीदने। क्या आते हैं? गैस खरीदने। तो आते हैं तो रात में क्या होता था? ग्रह दिख रहे, रात में गैस खरीदने आए थे तो ग्रह दिख रहा था आसमान में। तो क्या हो रहा है? केपलर्स, केप्लर, केप्लर, प्लर, प्लर, केप्लर, केप्लर है। हो गया, बन गया, बन गया। सॉरी, 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 सॉरी। इसमें था गैसों का रिलेटेड। घर में गैस खत्म हो गया, तो जो हम लोग ग्राहक है जो गैस खरीदने के लिए गए थे दुकान पे, तो दुकान एक्चुअली में बंद था, रात का समय था। तो रात में क्या होता है, ग्रह दिख रहे थे हम लोग को। तो उसका गेट जब खुला रहे ना, तो कोई पड़ा हुआ था गेट के पास। तो हम लोग बोलते के परल है हो, के परल है, के पड़ल है। तो के परल, तो ग्रहो मतलब रात में था तो पड़ा हुआ था, सोया हुआ था, मतलब के पड़ल है। तो के परल। गैस खत्म हो गया था, तो ग्राहक है जो दुकान गया, तो बोला कि रात में ग्रह है, तो ग्रह तो रात में दिखेगा ही। तो कोई पड़ा हुआ था गेट के पास, तो के पड़ल है, तो के परल। ई से तो आइंस्टाइन आप लोग जानते ही हैं, इसको तो कुछ बताने का जरूरत ही नहीं होगा। जड़त्व का बात हो गया। जड़त्व के नियम, तो क्या होता है? गैलीलियो गैली, जड़त्व। जैसे किसी को बोलते हैं ना कि जड़ से उखाड़ के फेंक देंगे, ठीक है? तो एक तो कोई जो ऐसे बोल रहा है ना, जड़ से उखाड़ के फेंक देंगे, तो गाली उली भी दे देता है कोई कोई। तो गैलीलियो, गालीलियो, गाली दे दे के बोल रहा है। जड़ से उखाड़ के फेंक देंगे तो गाली दे के बोल रहा है। नहीं आता था, जैसे ये पूरा आप स्टोरी ही बना के एक बार याद रख सकते हैं। गैस खत्म हो गया था, तो ग्राहक थे हम लोग जो दुकान गए थे लाने के लिए। तो रात के समय था तो ग्रह दिख रहा था, कौन तो गेट के पास दुकान का पड़ा हुआ था अंदर। तो हम लोग देख के पड़ा ले हो। तो फिर उसके बाद वो आता है, तो वो अंदर से गुस्सा में रहता है कि नींद खराब कर दिया, तो बोलता तुमको जड़ से उखाड़ के फेंक देंगे, अब गाली उली देने लगा। ठीक है, तो इनको आ गया गुस्सा। तो गुरुत्वाकर्षण, तो गुरु है ये, और ऊपर से इसको ऐसे ऐसे सुना दिए दुकानदार, ये वो एक्चुअली में गुरु थे। तो गुरु मतलब गुस्सा आ गया। तो न्यूटन का थर्ड नियम तो जानते हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी, मतलब एवरी एक्शन इक्वल टू एवरी रिएक्शन। इंग्लिश, ओह माय गॉड। मतलब क्या, जैसे वो गुस्सा हो गए गुरुजी, मतलब गुरुत्वाकर्षण, तो क्या हो गए न्यूटन। अरे याद होता है यार, फालतू का बना रहे हैं। प्राकृतिक वरण सिद्धांत, ये याद रखिए, डार्विन ने दिया था। नेचुरल सिलेक्शन भी डार्विन ने ही दिया था। विकास का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने दिया था। तो याद रखने का, प्राकृतिक वरण हो रहा है, ये भी नेचुरल है। तो नेचुरल प्राकृतिक से बहुत प्यार है, किसको? तो डार्विन को। किनको? तो डार्विन को। विकास का सिद्धांत भी देखिए, डेवलपमेंट से बात हो रहा है, तो चार्ल्स डार्विन। उत्पत्ति अब हो रहा है प्रकृति में कुछ भी, उत्परिवर्तन, उत्परिवर्तन का सिद्धांत, मतलब कुछ चेंज। होंगरू डी ब्रिज, क्या होगा होंगरू डी ब्रिज? आधा से ज्यादा तो याद हो गया होगा। ये आनुवंशिकी, आनुवंशिकी तो ग्रेगरी जॉन मेंडल। तो जॉन, अनु, 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 जॉन जी हैं जो अनु के पीछे हैं, आनुवंशिकी। याद रखिए, एक बार रिकॉल करा दें सारा, थोड़ी देर बात करेंगे। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए चयन किया था मटर के पौधे का, किसका? तो मटर के पौधे का। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए चयन किया था किसका? तो मटर के पौधे का। किसका प्रयोग किए थे? तो मटर के पौधे का। ठीक है ना? तो मेंडल कौन? वही आनुवंशिकी के जनक। कौन? आनुवंशिकी के जनक ग्रेगरी जॉन मेंडल। वही मेंडल का बात हो रहा है। तो सबसे पहले एक मटर का चयन किए थे, मटर के पौधे का। आनुवंशिकी के विज्ञान का जनक, के जनक को
आनुवंशिकी जेनेटिक्स कहा था किन्होंने कहा था? तो डब्ल्यू वाटसन ने आनुवंशिकी के विज्ञान को आनुवंशिकी या जेनेटिक्स कहा था। आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी जेनेटिक्स किन्होंने कहा था? तो डब्ल्यू वाटसन ने। किन्होंने? तो डब्ल्यू वाटसन ने। आनुवंशिकी परिवर्तन होता है क्रोमोसोम में। कहाँ होता है परिवर्तन? क्रोमोसोम में। आनुवंशिकी परिवर्तन होता है क्रोमोसोम में। कहाँ? तो क्रोमोसोम में। आनुवंशिकी परिवर्तन होता है कहाँ? तो क्रोमोसोम में। सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग जोहान्स ने किया था। किन्होंने किया था? तो जोहान्स ने किया। सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग जोहान्स ने किया। जीन में अवस्थित होते हैं तो क्या होते हैं अवस्थित? तो गुणसूत्रों में। जीन अवस्थित होते हैं कहाँ? तो गुणसूत्रों में। कहाँ? तो गुणसूत्रों में। क्या होता है? गुणसूत्रों में। और जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जोहान्स ने। किन्होंने? जोहान्स। जोहान्स। एक एंजाइम सिद्धांत का प्रतिपादित किया किसने? तो बीडल एवं टैटम ने। किन्होंने? तो बीडल एवं टैटम ने। किन्होंने? तो बीडल एवं टैटम ने। हमें लगा रिकॉर्ड नहीं हो रहा है जी। बीडल एवं टैटम ने। जीन एक एंजाइम याद रखना है तो कहानी बनाइएगा। तो जीन एक एंजाइम तो बीडल और टैटम एक एंजाइम है तो बीडल एंड टैटम। खून का रंग हेमोग्लोबिन के कारण, ये तो जानते ही होंगे। खून का रंग लाल हेमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन में पाया जाता है तत्व कौन सा? लोहा। कौन सा? लोहा। हीमोग्लोबिन यौगिक है किसका? तो प्रोटीन का। किसका? तो प्रोटीन का। किसका? तो प्रोटीन का। किसका? तो प्रोटीन का। खून थक्का नहीं जमता हीमोफीलिया रोग में। खून थक्का नहीं जमता हीमोफीलिया रोग में। किसमें? तो हीमोफीलिया रोग में। खून थक्का नहीं जमता किसमें? तो हीमोफीलिया रोग में। किसमें? तो हीमोफीलिया रोग में। खून थक्का नहीं जमता हीमोफीलिया रोग में। शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है हिपैरिक नामक प्रोटीन। कौन? तो हिपैरिक नामक प्रोटीन। कौन? तो हिपैरिक नामक प्रोटीन। शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है तो कौन रोकता है? शरीर के अंदर विद्रोह कौन करता था? तो हिपैरिक नामक प्रोटीन शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। कितना अच्छा काम है, रक्त को जमने से रोकता है हिपैरिन नामक प्रोटीन। हाँ जी, एरोप्लेन हेलीकॉप्टर है। नीचे से जा रहा है, साउंड आ रहा है आपको? दो हेलीकॉप्टर। आठ छह। अच्छा, हम लोग पढ़ाई कर रहे थे। शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। एक और है क्या जी? अरे भाई साहब, एक और है। तीसरा हेलीकॉप्टर। वाह जी। कहाँ जा रहा है? इतना नीचे आया है। शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है कौन? हिपैरिक नामक प्रोटीन। कौन से? हिपैरिक। हम भी एक दिन कभी घूमेंगे हेलीकॉप्टर में, देखिएगा, जरूर दिखाएंगे। जाएंगे तो जरूर, कुछ भी होगा। बोल दिए हैं पहला वीडियो में, अब तो जाना ही पड़ेगा हमें। हिपैरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन होता है यकृत द्वारा। हिपैरिन नामक जो प्रोटीन था जो कि खून को थक्के जमने से रोकता था, वो मतलब कहाँ उत्पादन होता है उसका? तो यकृत में होता है, लीवर में। कहाँ? तो यकृत में, लीवर में। हिपैरिन नामक प्रोटीन ये हम लोग को शरीर में होना चाहिए, नहीं तो खून अगर जम जाएगा तो फिर ऐसे ही हम लोग को बीमारी होकर मर जाएंगे। रक्त का अध्ययन कहलाता है हीमाटोलॉजी। रक्त का अध्ययन क्या कहलाएगा?
तो हीमाटोलॉजी क्या कहलाएगा? हेमाटोलॉजी क्या कहलाएगा? हेमाटोलॉजी। रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? तो हेमाटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? तो हेमाटोलॉजी। क्या कहलाएगा? तो हेमाटोलॉजी कहलाता है। रक्त के थक्का बनने में सहायक प्लेटलेट्स प्लेटलेट्स प्लेटलेट्स। रक्त के थक्का जमने बनने में सहायक प्लेटलेट्स प्लेटलेट्स। रक्त के थक्का बनने में सहायक प्लेटलेट्स प्लेटलेट्स। रक्त के थक्का बनने में सहायक प्लेटलेट्स प्लेटलेट्स। रक्त के थक्का बनने में सहायक रक्त के थक्का बनने में सहायक प्लेटलेट्स। रक्त के थक्का बनने में सहायक प्लेटलेट्स। रक्त के थक्का बनने में सहायक प्लेटलेट्स। रक्त का थक्का बनने में सहायक प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स की मृत्यु होती है प्लीहा में। कहाँ? तो प्लीहा में। प्लेटलेट्स की मृत्यु होती है कहाँ? तो प्लीहा में। प्लेटलेट्स की मृत्यु होती है कहाँ? तो प्लीहा में। प्लेटलेट्स की मृत्यु होती है कहाँ? तो प्लीहा में। प्लेटलेट्स की मृत्यु होती है कहाँ? तो प्लीहा में। रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन कौन सा है? तो के है। प्लेटलेट्स की मृत्यु कहाँ होगी? तो प्लीहा में होगी। रक्त थक्का जमने में सहायक प्लेटलेट्स होते थे। प्लेटलेट्स थक्का जमने सहायक विटामिन पूछ दिया जाता तो विटामिन के। रुधिर का तरल भाग प्लाज्मा। क्या? तो प्लाज्मा। रुधिर का तरल भाग होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत 90%। क्या होता है? 90%। और रुधिर का तरल भाग प्लाज्मा। रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? तो रक्त का 55% भाग प्लाज्मा होता है। 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 पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है तो प्लाज्मा ही है। क्या है? प्लाज्मा। चतुर्थ अवस्था क्या है? तो प्लाज्मा है। रक्त में पाए जाने वाली धातु लोहा। रक्त में पाए जाने वाली धातु लोहा। ब्लड बैंक कहलाता है प्लीहा को। ब्लड बैंक प्लीहा स्प्लीन। ब्लड बैंक प्लीहा को कहते हैं स्प्लीन 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 प्लीहा प्लीहा प्लीहा। ऐसे ही याद करते हैं ना जी। हाँ। आरबीसी का कब्र का शमशान कहाँ है? किसे कहते हैं? तो प्लीहा को ही कहते हैं। प्लीहा क्या था? जो ब्लड बैंक था। स्प्लीन। हाँ, ऊपर ये है स्प्लीन। ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित रखा जाता है 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। किस पे? तो 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। ब्लड बैंक में रक्त सुरक्षित रखा जाता है। ब्लड बैंक में रक्त सुरक्षित रखा जाता है 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। रक्त समूह होते हैं ए बी ओ। ए या बी या ए बी या ओ। रक्त समूह ए बी या ए बी या ओ। रक्त 4 हैं ए बी और ए बी और ओ। रक्त समूह की खोज किसने की? लैंडस्टीनर ने। किसने की? तो लैंडस्टीनर ने रक्त समूह की खोज की लैंडस्टीनर ने। सर्वदाता रक्त समूह है ओ। सर्वदाता रक्त समूह है ओ। सर्वग्राही तो ए बी। सर्वग्राही तो ए बी। नेक्स्ट। आरएच फैक्टर संबंधित है किससे? तो रक्त से। आरएच फैक्टर संबंधित है किससे? तो रक्त से। आरएच फैक्टर संबंधित है किससे? तो रक्त से। आरएच फैक्टर की खोजकर्ता लैंडस्टीनर एवं वीनर ने। लैंडस्टीनर एवं वीनर ने। आरएच फैक्टर के खोजकर्ता लैंडस्टीनर एवं वीनर ने। आरएच फैक्टर के खोजकर्ता लैंडस्टीनर और वीनर ने। आरएच फैक्टर संबंधित है किससे?
रक्त आरएच फैक्टर खोज करता लैंड स्टीनर और विनर, लैंड स्टीनर और विनर। रक्तचाप को नियंत्रित करता है एड्रिनल ग्रंथि से, किससे? एड्रिनल ग्रंथि से। रक्तचाप ब्लड प्रेशर, रक्तचाप नियंत्रित होता है एड्रिनल ग्रंथि से, किससे? एड्रिनल ग्रंथि से। रक्त को शुद्ध करता है, कौन करता है शुद्ध? तो विक्र करता है, किडनी। कौन करता है? तो किडनी करता है। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया है क्या? तो डायलिसिस, डायलिसिस शुद्धिकरण करता है। रक्त को शुद्ध करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? डायलिसिस। इससे गंदा खून हो जाता है, खराब खून हो जाता है, तो उसको सही करने के लिए डायलिसिस। देखते होंगे कि बूढ़े बुजुर्ग ये सब मतलब प्रॉब्लम हो जाता है ज्यादा, तो डायलिसिस कराते होंगे, मतलब वो रक्त को शुद्धिकरण कराते हैं, क्योंकि वो शरीर का शुद्ध करने वाला खराब हो चुका होता है, या चेंज कर देते हैं हम लोग, उसको निकाल देते हैं किसी कारणवश। मूल का निर्माण होता है कहाँ? तो किडनी में, विक्र में। कहाँ? तो विक्र में। कहाँ? तो विक्र में, किडनी में। मूत्र, मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? तो किडनी, विक्र में। किडनी विक्र का भार होता है कितना? तो 150 ग्राम का। कितना? तो 150 ग्राम का। कितना? तो 150 ग्राम का। मानव गुर्दे किडनी में बनने वाली पथरी होती है, जो हम लोग को किडनी में पथरी बनी होती है, वो किस चीज का? कैल्शियम ऑक्सलेट की। किस चीज का बना होता है? कैल्शियम ऑक्सलेट की। कैल्शियम ऑक्सलेट की, याद रखें। आसपास में कहीं भी सुनिएगा कि अरे किडनी बना है, पथरी हो गया है जी, तो आप बताइएगा ना, पढ़े लिखे हो कि कैल्शियम ऑक्सलेट किस चीज का बना होता है? वो कैल्शियम ऑक्सलेट का। क्या? तो बोलेगा बहुत तेजे बन रहा है, बहुत पढ़ाकुए बन गया है। ठीक कैसे होगा वो बताइए। हाँ, नहीं तो क्या। कैल्शियम ऑक्सलेट क्या होगा? कैल्शियम ऑक्सलेट। और रक्त का पीएच मान क्या होता था हम लोग का? पीएच वैल्यू तो 7.4 होता है। रक्त क्या है? क्षारीय है। क्या है? क्षारीय, बेसिक। 7 से ज्यादा है, 7.4 होता है। रक्त दाब मापने का यंत्र स्फिग्नो मैनोमीटर, स्फिग्नोमैनोमीटर, स्फिग्नोमैनोमीटर, स्फिग्नोमैनोमीटर। रक्त दाब, ब्लड प्रेशर। रक्त दाब मापने का यंत्र, रक्त दाब मापने के यंत्र स्फिग्नोमैनोमीटर, 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 स्फिग्नोमैनोमीटर। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था विलियम हार्वे ने। किन्होंने किया था? तो विलियम हार्वे ने। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र, रक्त रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन, रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन विलियम हार्वे ने। किन्होंने किया था? विलियम हार्वे ने। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी कहलाती है, क्या कहलाती है? तो सीरा कहलाती है। शरीर से हृदय की ओर, शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी कहलाती है, क्या कहलाती है? सीरा कहलाती है। शरीर से हृदय की ओर मतलब हार्ट की ओर हम लोग जा रहे हैं ब्लड लेकर, रक्त, उस जो वेन होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? सीरा कहते हैं। क्या कहते हैं? सीरा कहते हैं। हृदय से, मान लेते हैं हार्ट से शरीर की ओर जो रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी को क्या बोलते हैं? धमनी। क्या बोलते हैं? धमनी। और दिल की तरफ ले जाएंगे तो सीरा, और दिल से शरीर की ओर बाहर लेकर जा रहे हैं तो धमनी। क्या होगा? धमनी। रक्त की ओर मतलब दिल की ओर ले जा रहे हैं तो सीरा, और धमनी जब दिल से, हृदय से शरीर की ओर ले जा रहे हैं। बेसिक है बट कंफ्यूजन हो जाता है किसी किसी को, इसीलिए मतलब बोल रहे हैं इम्पोर्टेंट भी है कि कंफ्यूजन कभी ना होना चाहिए, कि अगर दिल से शरीर की ओर ले जाएंगे तो धमनी, और वही अगर शरीर से दिल की ओर ले जा रहे हैं, मान लेते शरीर मतलब क्या होला हम लोग का, समझो कि नीचे से ऊपर तक का पार्ट, तो नीचे से ऊपर मतलब क्या? सर है, सिर है, तो नीचे से ऊपर मतलब दिल हम लोग को ऊपर ही है ना, बीच में।
तो सिर की ओर ले जा रहे हैं, मतलब सीरा दिल शरीर से हृदय की ओर, और हृदय से नीचे की ओर जा रहे हैं तो धमनी। हृदय की धड़कन का नियंत्रक पेसमेकर नियंत्रक है। हृदय के धड़कन का नियंत्रक पेसमेकर क्या होगा? पेसमेकर। हृदय के धड़कन का नियंत्रक क्या होता है? तो पेसमेकर होता है। क्या होता है? पेसमेकर। हृदय का धड़कन का नियंत्रक पेसमेकर। ज्वारिक सेवन कृत्रिम हृदय, 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 ज्वारिक सेवन कृत्रिम हृदय। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन रक्त द्वारा, किसके द्वारा? रक्त द्वारा। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन, शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन, शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किनके द्वारा? तो रक्त द्वारा। किनके द्वारा? तो रक्त द्वारा। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन, शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन रक्त द्वारा। किनके द्वारा? तो रक्त द्वारा। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन रक्त द्वारा, शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन रक्त द्वारा। पित्त होता है पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव, 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 पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव। पित्त होता है, पित्त क्या होता है? पित्त होता है पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव, पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव, पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव, पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव। पित्त होता है पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव, पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव। पित्त होता है पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव, पित्त होता है पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव। पित्त बाइल का पीएच मान होता है 7.7, पित्त बाइल का पीएच मान होता है 7.7। अब पित्त होता है जो बाइल बोलते हैं, पीले या हरे रंग का क्षारीय द्रव होता है, बेसिक होता है, इसका पीएच मान क्या है? तो 7.7 है। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कैसे होता था? रक्त द्वारा ही होता था। कैसे होता था? तो रक्त द्वारा ही होता है। अब मान लेते किसी का हृदय चेंज करना है, कृत्रिम हृदय लगाना, तो ज्वारिक सेवन है, वो क्या था? तो ज्वारिक सेवन है। पित्त स्त्रावित होता है, पित्त स्त्रावित होता है यकृत द्वारा, लिवर द्वारा। पित्त स्त्रावित होता है यकृत द्वारा, लिवर द्वारा। यकृत जो कि लिवर भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित रखता है? तो विटामिन ए भविष्य के लिए भंडारित रखता है। यकृत जो कि लिवर भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित रखता है? तो विटामिन ए को। किसको? तो विटामिन ए को। पित्त बाइल जमा होता है पित्ताशय में, कि पित्त होता है जो बाइल होता है कहाँ जमा होता है? तो पित्ताशय में। हाइड्रोफोबिया कुत्ते के काटने से रोग होता है, हाइड्रोफोबिया रोग कुत्ते के काटने से होता है। हाइड्रोफोबिया में क्या होता है ना, पानी से बहुत डर लगने लगता है, और कुत्ते जैसा अगर लास्ट स्टेज रहेगा तो भोगता है। कुत्ते के काटने से कौन सा? हाइड्रोफोबिया, पानी का डर। हाइड्रोफोबिया रोग होता है किसके कारण? तो विषाणु द्वारा। किसके कारण? विषाणु द्वारा। किसके कारण? तो विषाणु द्वारा। विषाणु वायरस की खोज इवानोवस्की सैन्य, इवानोवस्की सैन्य, वायरस की खोज इवानोवस्की सैन्य, इवानोवस्की सैन्य, वायरस की खोज इवानोवस्की सैन्य, इवानोवस्की सैन्य, इवानोवस्की सैन्य, वायरस की खोज इवानोवस्की सैन्य, इवानोवस्की सैन्य, इवानोवस्की सैन्य। वायरस की खोज किसने किया था? इवानोवस्की, इवानोवस्की सैन्य। विषाणु का अध्ययन वायरोलॉजी, वायरोलॉजी, वायरोलॉजी। रानीखेत बीमारी वायरस द्वारा ही होता है, रानीखेत बीमारी
वायरस द्वारा। रानीखेत बीमारी किसके द्वारा फैलती है? किनके द्वारा? तो वायरस द्वारा। जय श्री राम। जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग होता है विषाणु के कारण। किसके कारण? तो विषाणु के कारण। फुट एंड माउथ रोग किसके कारण? तो विषाणु के कारण ही। रानीखेत भी किसके कारण होता था? तो वायरस द्वारा ही। कवकों का अध्ययन, कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी। शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी। शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी। कवकों का अध्ययन याद रखने के लिए आप ऐसे सोच सकते हैं कि माइको, माइका में कोई भी जानने के बाद अपने आप को बहुत सेफ समझती है, मतलब समझती, सील्ड में हो गया तो कवर। तो को का अध्ययन माइकोलॉजी, शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी। शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है सेल्यूलोज की। किसकी? तो सेल्यूलोज की। सेल्यूलोज की। शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है सेल्यूलोज की। जीवाणु बैक्टीरिया की खोज, बैक्टीरिया खोज लुवेनहॉक ने। किन्होंने किया था? तो लुवेनहॉक ने। बैक्टीरिया की खोज किन्होंने किया? तो लुवेनहॉक ने। बैक्टीरिया की खोज लुवेनहॉक ने। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है किसमें? तो ठोस में सर्वाधिक होता है। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है किसमें? तो ठोस में। ध्वनि की गति धीमी होती है तो किसमें धीमी होती है? तो हवा में धीमी होती है। ध्वनि की गति धीमी होती है किसमें? तो हवा में। ध्वनि की चाल होती है 760 मील प्रति घंटा। 760 मील प्रति घंटा। एक मील में कितना? तो 1.6 किलोमीटर। 760 मील प्रति घंटा ध्वनि की चाल होती। ध्वनि की चाल होती है कितना? 760 मील प्रति घंटा। ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ती है। ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ती है। ताप बढ़ेगा तो स्पीड ऑफ साउंड क्या होगा? वो भी बढ़ेगा। वायु है गैसों का मिश्रण। वायु उदाहरण है गैसों का गैसों में विलयन। 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 हवा में ध्वनि का वेग होता है 332 मीटर प्रति सेकंड। हवा में ध्वनि का वेग होता है 332 मीटर प्रति सेकंड। हवा में ध्वनि का वेग होता है 332 मीटर प्रति सेकंड। 332 मीटर प्रति सेकंड। हवा में ध्वनि का वेग होता है 332 मीटर प्रति सेकंड। 332 मीटर प्रति सेकंड। 332 मीटर प्रति सेकंड। ध्वनि तीव्रता की इकाई है डेसिबल। 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 ध्वनि का वेग, हवा में ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड था। हवा का वाष्प घनत्व होता है, हवा का वाष्प घनत्व होता है कितना? तो 14.4। कितना होता है? 14.4 मतलब 14.4। प्रकाश वर्ष मात्रक है किसका? तो दूरी का। प्रकाश वर्ष पारसेक दूरी का। प्रकाश वर्ष मात्रक है किसका? तो दूरी का। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है कितना? 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर या फिर 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। किलोमीटर याद रखे, मीटर में चेंज कर सकते हैं 1000 से गुना करके। 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। दूरी मापने की
दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक, जो कि अभी हम लोग पढ़े थे, प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष का ही होता है पारसेक। 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर दूरी मापने के लिए। जड़ों के रूपांतर है तो मूली और गाजर। जड़ों के रूपांतर है क्या? तो मूली और गाजर। तने के रूपांतर हैं आलू और प्याज। आलू और प्याज। प्यूटेटरी ग्रंथि पाई जाती है तो मस्तिष्क में। कहाँ? तो मस्तिष्क में। मास्टर ग्रंथि कहलाता है प्यूटेटरी और पीयूष। प्यूटेटरी और पीयूष। मास्टर ग्रंथि कहलाता है प्यूटेटरी और पीयूष। सबसे छोटी ग्रंथि प्यूटेटरी। सबसे छोटी ग्रंथि प्यूटेटरी, जो कि कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क में। और इसको हम लोग मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। किसको? तो प्यूटेटरी को ही। नेक्स्ट है दो वंशानुगत रोग वर्णांधता एवं हीमोफीलिया। वंशानुगत रोग मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ते रहता है वो रोग। कौन? एक वर्णांधता और एक हीमोफीलिया। ये ऐसे दो रोग हैं जो आपके पेरेंट्स से आपको आ सकते हैं, आपसे आपके बच्चों को जा सकते हैं। कौन कौन? तो वर्णांधता और हीमोफीलिया रोग। सर्वप्रथम मनुष्यों में वर्णांधता का वर्णन किया हेर्नर ने 1876 में। हेर्नर ने 1876 में सर्वप्रथम मनुष्यों में वर्णांधता का वर्णन किया। हेर्नर ने 1876 में। कब? 1876 में। नेक्स्ट, एक वर्णांध व्यक्ति में पहचान करने की क्षमता नहीं होती हरा एवं लाल रंग की। एक वर्णांधता व्यक्ति में पहचान करने की क्षमता नहीं होती किस चीज का? तो हरा और लाल रंग में वो अंतर नहीं पता कर सकते हैं। तो यही पेरेंट्स अपने बच्चों को होता है। थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है थायराइड ग्रंथि से। किससे? थायराइड ग्रंथि से। थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है थायराइड ग्रंथि से। किससे? थायराइड ग्रंथि से। थायराइड ग्रंथि से। किससे? थायराइड ग्रंथि से। थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है थायराइड ग्रंथि से। किससे? थायराइड ग्रंथि से। जठर रस में होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। जठर रस में होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं कवक और शैवाल। कवक और शैवाल। लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं कवक और शैवाल। प्रोटीन का पाचन होता है छोटी आंत में। कहाँ होता है? तो छोटी आंत में। प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? तो छोटी आंत में। मनुष्य के पाचन का प्रारंभ होता है कहाँ से? तो मुख से ही। पचे भोजन का अवशोषण छोटी आंत में। छोटी आंत में। पचे भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? तो छोटी आंत में। पचे भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? तो छोटी आंत में। कहाँ होता है? छोटी आंत में। लार में पाया जाने वाला एंजाइम टाइलिन। लार में पाया जाने वाला एंजाइम टाइलिन। टिबिया नामक हड्डी कहाँ होता था? तो टांग में। टिबिया नामक हड्डी कहाँ होता है? कहाँ पाई जाती है? तो टांग में पाई जाती है। मानव शरीर का वह अंग जिसमें हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है। अंगुली एक ऐसा मतलब हम लोग का अंग है जिसमें हड्डियों की संख्या क्या होगा? सर्वाधिक होता है, सबसे ज्यादा होता है अंगुलियों में। कहाँ? अंगुली में। भोजन पचने में सहायक होता है क्या? एंजाइम। भोजन पाचने में
भोजन पाचने में सहायक होता है क्या? तो एंजाइम। भोजन पाचने में सहायक होता है एंजाइम। एंजाइम की रचना होती है अमीनो अम्ल से, अमीनो अम्ल से, अमीनो अम्ल से, अमीनो अम्ल से। एंजाइम की रचना होती है अमीनो अम्ल से, अमीनो अम्ल से। एंजाइम की रचना होती है अमीनो अम्ल से। पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाते हैं अमीनो अम्ल में, अमीनो अम्ल में। एंजाइम की रचना होती है एंजाइम की रचना होती है अमीनो अम्ल से, अमीनो अम्ल से। एंजाइम की रचना होती है अमीनो अम्ल से। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पादक है माल्टोज। क्या है? माल्टोज। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पादक है माल्टोज। क्या है? माल्टोज। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या होती है कितनी? 20। कितनी? तो 20। ये समझे कि नहीं समझे? पाचन क्रिया में, अरे भाई, पाचन क्रिया में, अरे भाई पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाते हैं, पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाते हैं अमीनो अम्ल में। ठीक है। हाँ ठीक है। प्रोटीन है जो किस में चेंज हो रहा है? ट्रांसफर में चेंज हो रहा है। प्रोटीन है जो किस में चेंज होता है? अमीनो अम्ल में। किसमें? अमीनो अम्ल में। एंजाइम की रचना अमीनो अम्ल से ही होता था। हाँ। और एंजाइम क्या था? देखो, भोजन को पचाने में एंजाइम सहायक होता था। ठीक है। और जो एंजाइम होता था अमीनो अम्ल की रचना होता था। एंजाइम की रचना होती है कहाँ से? तो अमीनो अम्ल से। और अमीनो अम्ल होता था, पाचन में प्रोटीन बदल देते थे। आहार नाल में स्टार्च के मापने की अंतिम उत्पादक माल्टोज है। क्या है? माल्टोज। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पादक है, कौन है? तो माल्टोज है। क्या है? तो माल्टोज। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या होती है कितनी? तो 20। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? तो 20। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? तो 20। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है प्रोटीन से। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है प्रोटीन से। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है प्रोटीन से। हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व है कैल्शियम व फास्फोरस, कैल्शियम व फास्फोरस, कैल्शियम व फास्फोरस, कैल्शियम व फास्फोरस। हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व है कैल्शियम व फास्फोरस। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है प्रोटीन से। किससे? तो प्रोटीन से ही। भोपाल गैस कांड 1984। भोपाल गैस कांड कब हुआ था? 1984 में। भोपाल गैस कांड कब हुआ था? 1984 में। रिसाव हुआ था, क्या निकला था उसमें से? मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था। किसका? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड। काला हीरा तथा काला सीसा कहते हैं। काला हीरा तथा काला सीसा कहते हैं क्रमशः कार्बोनेडो और ग्रेफाइट को।
काला हीरा कार्बोनेडो, काला हीरा कार्बोनेडो, काला सीसा ग्रेफाइट, काला हीरा तो काला शीशा कहते हैं किसको, तो कार्बोनेडो और ग्रेफाइट को, किसको, कार्बोनेडो और ग्रेफाइट को। काला हीरा कार्बोनेडो, काला शीशा ग्रेफाइट। जीवक रक्षक हार्मोन कहते हैं एड्रीनल को, एड्रीनल को जीवक रक्षक हार्मोन कहते हैं किसको, एड्रीनल को। जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं, जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं एड्रीनल को। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग, पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग, पत्ते, पत्ती, पत्ती। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग, पत्ती। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग, पत्ती। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग, पत्ती। पत्तियों का रंग हरा होता है क्लोरोप्लास्ट हरित लवक के कारण, 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 क्लोरोप्लास्ट हरित लवक के कारण। क्लोरोप्लास्ट हरित लवक के कारण। पत्तियों का रंग पीला होता है कैरोटीन के निर्माण के कारण, पत्तियों का रंग पीला होता है तो कैरोटीन के निर्माण के कारण। क्लोरोफिल जिसे हम लोग बोलते हैं पर्णहरित, क्या बोलते हैं जी, तो पर्णहरित बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पर्णहरित। कहाँ उपस्थित होते हैं, तो मैग्नीशियम में उपस्थित होते हैं, मुख्य धातु है ये। क्लोरोफिल उपस्थित मुख्य धातु है मैग्नीशियम, क्या है, क्लोरोफिल का मुख्य धातु तो मैग्नीशियम है, क्या है, तो मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है प्रकाश संश्लेषण द्वारा, किसके द्वारा, तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है प्रकाश संश्लेषण द्वारा, किसके द्वारा, तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा। पेड़ व पौधे द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया है प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है CO2, जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। CO2 जल, क्लोरोफिल और प्रकाश, CO2 जल, क्लोरोफिल और प्रकाश। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है लाल रंग के प्रकाश में, लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होती है लाल रंग के प्रकाश में, किसमें, तो लाल रंग के प्रकाश में। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है या उपचयन होता है जल में, किससे, जल से। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है या उपचयन होता है किससे, तो जल से। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल, फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल, फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल, फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है, प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल, फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल, फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल, फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल। राइबोसोम पादप, राइबोसोम पादप का भूमिगत प्रारूप तना, क्या है, तना। राइबोसोम, राइबोसोम पादप भूमिगत प्रारूप है राइबोसोम
पादप भूमिगत प्रारूप है। तना दलहन के पेड़ में दलहन के जड़ में पाए जाने वाला बीजाणु है। राइजोबियम क्या है? राइजोबियम दलहन के जड़ में पाए जाने वाला जीवाणु है। राइजोबियम दलहन के जड़ में पाए जाने वाला जीवाणु दलहन के जड़ में पाए जाने वाला जीवाणु राइजोबियम। राइजोम पादप का भूमिगत प्रारूप है क्या? तना क्या है? तना। पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं। पौधे नाइट्रोजन नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं नाइट्रेट के रूप में। किसके रूप में? नाइट्रेट के रूप में। पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं नाइट्रेट के रूप में। पादपों में जल और खनिज लवणों का संचालन होता है जाइलम द्वारा। किसके द्वारा? तो जाइलम द्वारा। पादपों में जल और खनिज लवणों का संचालन मतलब जो पेड़ ये सब होते हैं ना, उसमें हम लोग जो जल होता है जो कि वाटर है, खनिज मिनरल्स, ये सब का हम लोग जो संचालन करते हैं मतलब पहुंचाते हैं किसके द्वारा? तो जाइलम द्वारा। किसके द्वारा? तो जाइलम द्वारा। इसके द्वारा ही हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जल और खनिज ये दोनों का हम लोग का संचलन करते हैं। बट यहाँ पे फ्लोएम रहता, देखो फ्लोएम सिर्फ एक ही चीज को करता है। फ्लोएम द्वारा क्या होता था, पादपों में खाद्य पदार्थ पौधे के विभिन्न अंगों को पहुंचाया जाता है। सिर्फ और सिर्फ ये भोजन को पहुंचाता है, खाद्य पदार्थ पौधे के अंगों में पहुंचाता है। क्या वो यूनिडायरेक्शनल होते थे, ये क्या होता था? बाई डायरेक्शनल होते हैं। फ्लोएम क्या होता था, जैसे पत्ती में मान लेते हैं कि खाना बन रहा है, तो ये क्या करेगा, शरीर पेड़ के सारे मतलब हिस्सों में खाना पहुंचाने का कार्य करेगा। बट वही अगर जाइलम का बात हो रहा हो तो वो क्या कर रहा है, रूट से हम लोग का जल ये सब को ले रहा है और क्या कर रहा है, यूनिडायरेक्शनली दे रहा है, एक ही डायरेक्शन में नीचे से ऊपर की ओर। और वो है जो ऊपर नीचे दाएं बाएं। वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर नापी जाती है तो ऑक्सेनोमीटर। वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर नापी जाती है, तने की वृद्धि दर नापी जाती है, ऑक्सेनोमीटर। किसके द्वारा? ऑक्सेनोमीटर द्वारा। वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर नापी जाती है कहलाती है क्या? ऑक्सेनोमीटर। क्या कहलाती है? ऑक्सेनोमीटर। वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि नापने का किसके? ऑक्सेनोमीटर। ऑक्सेनोमीटर ऑक्सेनोमीटर ऑक्सेनोमीटर। नेक्स्ट है आत्महत्या की थैली, जो कि हम लोग सभी को जानते होंगे। आत्महत्या की थैली किसे बोलते हैं? तो लाइसोसोम को। किसको बोलते हैं? लाइसोसोम को। किसको बोलते हैं? लाइसोसोम को बोलते हैं। लाइसोसोम की खोज किसने की और कब की? तो डी डुबे ने की है। और कब किया? तो 1958 में। डी डुबे ने 1958 में। डी डुबे ने 1958 में। डी डुबे ने 1958 में। प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है। प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है राइबोसोम। क्या कहलाता है? राइबोसोम कहलाता है। प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है क्या? तो राइबोसोम कहलाता है। क्या कहलाता है? राइबोसोम कहलाता है। प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है क्या? तो राइबोसोम कहलाता है। प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है राइबोसोम। प्रोटीन का संश्लेषण होता है राइबोसोम द्वारा। राइबोसोम द्वारा। राइबोसोम द्वारा। प्रोटीन का संश्लेषण होता है राइबोसोम द्वारा। राइबोसोम द्वारा। प्रोटीन का संश्लेषण होता है राइबोसोम द्वारा। प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहते हैं? राइबोसोम को।
राइबो प्रोटीन का संश्लेषण होता है राइबोसोम द्वारा। डीएनए की खोज किया था किसने? वाटसन और क्रिक ने। किसने? वाटसन और क्रिक ने। वाटसन और क्रिक ने किया था किसका? तो डीएनए की खोज। डीएनए की खोज किसने की? तो वाटसन और क्रिक ने। वाटसन और क्रिक ने। वाटसन और क्रिक ने किस चीज का? तो डीएनए की खोज की। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किया किसने? कॉर्नबर्ग ने। किसने? कॉर्नबर्ग ने। किसने? कॉर्नबर्ग ने डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किया किसने? कॉर्नबर्ग ने। डीएनए आरएनए न्यूक्लिक अम्ल। डीएनए आरएनए न्यूक्लिक अम्ल। डीएनए आरएनए न्यूक्लिक अम्ल। डीएनए की क्रियात्मक खंड को कहते हैं जीन। डीएनए के क्रियात्मक खंड को क्या कहेंगे? जीन। डीएनए के क्रियात्मक खंड को कहते हैं जीन। डीएनए के क्रियात्मक खंड को कहते हैं क्या कहते हैं? तो जीन कहते हैं। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल को बनाया था किसने? डबल हेलिक्स मॉडल को बनाया था। डबल हेलिक्स मॉडल को किसने बनाया था डीएनए को? तो वाटसन और क्रिक ने। किसने? वाटसन और क्रिक ने ही। किसने? तो वाटसन और क्रिक ने। डीएनए की इकाइयां। डीएनए की इकाइयां न्यूक्लिक ओटाइड्स। न्यूक्लिक ओटाइड्स किस क्या है वह? न्यूक्लिक ओटाइड्स। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किया किसने? तो हरगोविंद खुराना ने। किसने? तो हरगोविंद खुराना ने। किसने? तो हरगोविंद खुराना ने। नेक्स्ट, पुरुष स्त्री का जीन संगठन एक्स एक्स फीमेल का और एक्स वाई मेल का। एक्स एक्स फीमेल का, एक्स वाई मेल का। ये 10 सेकंड रुक जाओ। ऐसे हो जाए। एक लड़का पिता से क्रोमोसोम प्राप्त कर मतलब पाता है। पिता से क्या लेगा वो? तो 22 प्लस वाई लेगा। और अगर माता से लिया होता तो 22 प्लस एक्स ही आएगा। चाहे वो बेटा लो चाहे बेटी ले, कोई भी अगर माता से ले रहा है तो 22 प्लस एक्स ही लेगा। अगर बेटी रहती तो पिता से एक्स लेती, अब बेटा है तो 22 प्लस वाई लेगा पिता से। बच्चे का लिंग निर्धारित होता है। बच्चे का लिंग होता है पिता के गुणसूत्र एक्स वाई द्वारा। पिता के गुणसूत्र एक्स वाई द्वारा ही निर्धारित होता है। अब ये क्या है? पैतृकता। पैतृकता सिद्ध पैतृकता सिद्ध करने में सहायक है डीएनए और प्रिंटिंग टेस्ट। पैतृकता सिद्ध करने में सहायक है डीएनए और प्रिंटिंग टेस्ट। डीएनए और प्रिंटिंग टेस्ट। डीएनए और प्रिंटिंग टेस्ट। डीएनए और प्रिंटिंग टेस्ट। पैतृकता सिद्ध करने में डीएनए और प्रिंटिंग टेस्ट होता है। मधुमेह रोग होता है इंसुलिन की कमी से। 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 इंसुलिन की खोज की वेंटिंग एवं वेस्ट ने। किसने? तो वेंटिंग एवं वेस्ट ने। वेंटिंग एवं वेस्ट ने इंसुलिन की खोज की है। इंसुलिन की खोज की वेंटिंग एवं वेस्ट ने। वेंटिंग एवं वेस्ट ने। वेंटिंग एवं वेस्ट ने इंसुलिन की खोज की किसने? तो वेंटिंग एवं वेस्ट ने। किसने? तो वेंटिंग एवं वेस्ट ने। वेंटिंग एवं वेस्ट ने इंसुलिन की खोज की किसने? तो वेंटिंग एवं वेस्ट ने। किसने? तो वेंटिंग एवं वेस्ट ने। इंसुलिन शरीर में बनती है अग्नाशय द्वारा। किसके द्वारा? अग्नाशय द्वारा। इंसुलिन शरीर में बनती है
अग्नाशय द्वारा इंसुलिन शरीर में होती है, अग्नाशय द्वारा इंसुलिन शरीर में होती है, अग्नाशय द्वारा इंसुलिन शरीर में होती है, अग्नाशय द्वारा इंसुलिन शरीर में बनती है, अग्नाशय द्वारा इंसुलिन शरीर में बनती है, अग्नाशय द्वारा इंसुलिन शरीर में बनती है, इंसुलिन शरीर में बनती है, अग्नाशय द्वारा इंसुलिन शरीर में बनती है, अग्नाशय द्वारा इंसुलिन शरीर में बनती है, अग्नाशय द्वारा। बानक्राइटिस एक रोग है, बानक्राइटिस एक रोग है, श्वास नलिका, श्वास नलिका, श्वास नलिका। बानक्राइटिस एक रोग है, श्वास नलिका, बानक्राइटिस एक रोग है, श्वास नलिका। इंसुलिन शरीर में बनती है, अग्नाशय द्वारा इंसुलिन शरीर में बनती है, अग्नाशय द्वारा। इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो वेंटिंग एवं वेस्ट ने। मधुमेह रोग, मधुमेह रोग, मधुमेह रोग, अरे भाई तुम जाइए। मधुमेह रोग होता था इंसुलिन की कमी से, किसकी कमी से होता था? मधुमेह रोग इंसुलिन की कमी से। इसकी खोज करता वेंटिंग एवं वेस्ट कहाँ मिलता था? तो अग्नाशय द्वारा। बाइक्राइटिस एक रोग है, श्वास नली का। बाइक्राइटिस ये रोग होता है, श्वास नली का रोग है। बाइक्राइटिस ये रोग होता है किसका? श्वास नली का। किसका? श्वास नली का। पेप्सिन का एक उदाहरण है, पेप्सिन का उदाहरण है एंजाइम। पेप्सिन का एक उदाहरण है क्या? एंजाइम। पेप्सिन का एक उदाहरण है क्या? एंजाइम। पेप्सिन का एक उदाहरण है क्या? एंजाइम। पेप्सिन का एक उदाहरण है 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 एंजाइम। दूध में नहीं पाया जाने वाला विटामिन सी। 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 टॉक्सिन एक जहरीला पदार्थ है। 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 प्लाज्मोडियम परजीवी है मलेरिया रोग का। 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 मलेरिया रोग का वाहक मादा एनोफिलीज मच्छर। मादा एनोफिलीज मच्छर। मादा एनोफिलीज मच्छर मलेरिया रोग का वाहक है। मलेरिया रोग का वाहक है मादा एनोफिलीज मच्छर। मादा एनोफिलीज मच्छर। प्लाज्मोडियम प्लाज्मोडियम परजीवी है मलेरिया रोग का। प्लाज्मोडियम। टॉक्सिन एक जहरीला पदार्थ है। टॉक्सिन एक जहरीला पदार्थ है। मलेरिया रोग का वाहक मादा एनोफिलीज मच्छर। मलेरिया प्लाज्मोडियम मलेरिया रोग का। प्लाज्मोडियम परजीवी है मलेरिया रोग का। मलेरिया रोग का वाहक मादा एनोफिलीज मच्छर। मादा एनोफिलीज मच्छर। मादा एनोफिलीज मच्छर। मलेरिया रोग में प्रभावित अंग पलीहा तिल्ली। पलीहा तिल्ली। मलेरिया रोग में प्रभावित अंग पलीहा तिल्ली। मानव मूत्र उत्सर्जित विटामिन सी। मानव मूत्र उत्सर्जित विटामिन सी। मानव मूत्र में उत्सर्जित विटामिन सी। मानव मूत्र में उत्सर्जित विटामिन सी। मानव मूत्र में उत्सर्जित विटामिन सी। मूल अम्लीय का पीएच मान 6। मूल अम्लीय पीएच मान 6। मूल अम्लीय पीएच मान 6। मूत्र का रंग पीला। मूत्र का रंग पीला होता है यूक्रोम के कारण। किसके कारण? तो यूरोक्रोम के कारण। किसके कारण? यूरोक्रोम के कारण मूत्र का रंग पीला होता है। किसके कारण? तो यूरोक्रोम के कारण। किसके कारण? तो यूरोक्रोम के कारण।
मेढक के हृदय में होते हैं, मेढक हृदय में कितने और क्या होते हैं? 3 भाग होते हैं। मेढक हृदय में होते हैं, क्या होते हैं? 3 भाग होते हैं। मेढक हृदय में क्या होते हैं? 3 भाग होते हैं। मेढक हृदय में 3 भाग होते हैं। मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो 4। मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो 4 प्रकोष्ठ होते हैं। रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए, राकने नहीं, रोकने के लिए, यहाँ पे रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो फेरिक क्लोराइड। किसका? तो फेरिक क्लोराइड का। रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए, रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो फेरिक क्लोराइड। फेरिक क्लोराइड का इस्तेमाल हम लोग रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए करते हैं। फेरिक क्लोराइड का प्रयोग रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए करते हैं। शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व, शरीर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। क्या है? ऑक्सीजन है। शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन। मनुष्य के शरीर में जल होता है 65 से 80%। कितना? तो 65 से 80%। मनुष्य के शरीर में जल होता है 65 से 80%। 65 से 80%। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? मानव शरीर का सामान्य ताप 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 37 डिग्री सेल्सियस या 310 केल्विन, या 310 केल्विन, 310 केल्विन, 310 केल्विन, 310 केल्विन, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 37 डिग्री सेल्सियस या 310 केल्विन। मानव शरीर का सामान्य ताप 37। यहाँ पे इसको याद रखिएगा, ये तो याद ही होगा। इसमें +273 कर देंगे तो केल्विन में बन जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। मजा आ रहा है ना जी? हमको तो मजा आ रहा है पढ़ते पढ़ते। कुछ तो समझ में आएगा ना? ना से तो हाँ होगा ना का। अब पूछा हुआ ये सारा क्वेश्चन होता है। मनुष्यों में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? 31 जोड़ी। कितनी जोड़ी? 31 जोड़ी। कितना? मनुष्य मनुष्य में मेरुदंड से मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? तो 31 जोड़ी। मनुष्य के मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? तो 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती है। 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती है। 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती है। गुणसूत्र क्रोमोसोम की खोज वाल्डेयर ने गुणसूत्र क्रोमोसोम की खोज वाल्डेयर ने। किसने? तो वाल्डेयर ने। गुणसूत्र गुणसूत्र क्रोमोसोम की खोज वाल्डेयर ने। 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 गुणसूत्रों का निर्माण होता है क्रोमेटिन नामक पदार्थ से। क्रोमेटिन नामक पदार्थ से। गुणसूत्रों का निर्माण होता है क्रोमेटिन नामक पदार्थ से। गुणसूत्रों का निर्माण होता है क्रोमेटिन नामक पदार्थ से। गुणसूत्रों का निर्माण होता है क्रोमेटिन नामक पदार्थ से। मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या 46। 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 23 जोड़ी। मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या 46। 23 जोड़ी। मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या 46। 23 जोड़ी। जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई
कोशिका 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 जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई। कोशिका जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई। कोशिका जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई। कोशिका कितना जोड़ी होता है? ये 23 जोड़ी होता है 46 क्रोमोसोम का। बट यहाँ पे पूछा गया था क्या कि मेरुदंड से, मनुष्य के मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? तो 31 निकलती है। ये अच्छा क्वेश्चन था। इसको अगर पूछ दिया जाएगा तो मेरे हिसाब से तो 60% बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, गलत जवाब देंगे मेरे हिसाब से। इसको याद रखना है। गुणसूत्र का खोज, क्रोमोसोम का खोज वाल्डेयर ने। गुणसूत्र क्रोमोसोम का खोज वाल्डेयर ने। गुणसूत्रों का निर्माण क्रोमेटिन नामक पदार्थ से। क्रोमेटिन नामक पदार्थ से। क्रोमेटिन नामक पदार्थ से। मनुष्य क्रोमोसोम 46 23 जोड़ी। जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक कार्यात्मक कोशिका। सबसे छोटी जीवित कोशिका। सबसे छोटी जीवित कोशिका माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा 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 सबसे छोटी जीवित कोशिका। सबसे छोटी जीवित कोशिका माइकोप्लाज्मा 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 शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र। क्या होगा? तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई होती है तो न्यूरॉन। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है तो न्यूरॉन। कोशिका शब्द का निर्माण। कोशिका शब्द का निर्माण रॉबर्ट हुक ने किया। 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 कोशिका का आनुवंशिकी पदार्थ है डीएनए। कोशिका का आनुवंशिकी पदार्थ है डीएनए। कोशिका शब्द का निर्माण रॉबर्ट हुक ने। कोशिका शब्द का निर्माण किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने। कोशिका शब्द का निर्माण रॉबर्ट हुक ने किया था। आनुवंशिकी पदार्थ है डीएनए। इसका अध्ययन को कहते हैं साइटोलॉजी। क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। और टिश्यू का हिस्टोलॉजी। लॉजी मतलब अध्ययन करना। एजी ओजी सुनो जी। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है क्या? तो माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र माइटोकॉन्ड्रिया। समसूत्री विभाजन होता है कायिक कोशिका में। कायिक कोशिका में। किसमें? कायिक कोशिका में। समसूत्री विभाजक होता है कायिक कोशिका में। कायिक कोशिका में। कायिक कोशिका में समसूत्री विभाजक होता है कायिक कोशिकाओं में। कायिक कोशिकाओं में। कायिक कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन लिंगी जनन करने वाले कोशिकाओं में। लिंगी जनन करने वाले कोशिकाओं में। लिंगी जनन करने वाले कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है लिंगी जनन करने वाले कोशिकाओं में। स्तंभकंद, धनकंद, शल्ककंद तथा प्रकंद का उदाहरण है क्रमशः आलू, जो कि बंडा या फिर केसर भी ले सकते थे, प्याज तथा अदरक व हल्दी। स्तंभकंद आलू या फिर बंदा या केसर। ठीक है। घना चेंज कर देता हूँ कलर। और यहाँ पे क्या लिखा? धनकंद तो क्या हो जाएगा? प्याज। और एक और क्या था हम लोग का? शकलकंद तथा प्रकंद। अरे उल्टा पुल्टा कर दिया क्या? शकलकंद तो क्या हो जाएगा? अदरक। प्रकंद का क्या हो जाएगा? हल्दी।
देख लीजिए, थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होगा। चेंज द कलर। ओके, एक मिनट। अमरूद, अंगूर और शरीफा तथा टमाटर के खाने योग्य भाग फल भित्ति। क्या होगा? फल भित्ति। अमरूद, अंगूर और शरीफा टमाटर के खाने योग्य भाग क्या है? तो फल भित्ति भाग है। इसमें कंफ्यूजन हो रहा है। आलू, प्याज, अदरक और हल्दी, बंदा, केसर। इसको अच्छे से आप करिएगा। आम, पपीता तथा बेर के खाने योग्य भाग को क्या बोलते हैं? तो मध्य भित्ति। क्या बोलते हैं? मध्य भित्ति। आम, पपीता तथा बेर के खाने योग्य भाग मध्य फल भित्ति। मध्य फल, मध्य में बीच होता नहीं ये सब में, मध्य फल भित्ति। और अमरूद अगर बोल देता, अमरूद, टमाटर फल भित्ति, शरीफा, अंगूर और अमरूद फल भित्ति। पूरा खा जाओ। फूलगोभी का खाने योग्य भाग पुष्प क्रम। क्या? पुष्प क्रम। फूलगोभी का खाने योग्य भाग पुष्प क्रम। पत्ता होता है ना पूरा, इसीलिए। हल्दी में पीला रंग का कारण होता है कुरकुमीन। कुरकुमीन। पीला भाग का रंग का कारण होता है कुरकुमीन। क्या होता है? कुरकुमीन। हल्दी में पीला रंग का कारण, पीला किस लिए होता था? तो कुरकुमीन के कारण। किसके कारण? कुरकुमीन। किसके कारण? तो कुरकुमीन के कारण। टमाटर में लाल रंग का कारण लाइकोपीन। 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 टमाटर में लाल रंग का कारण, टमाटर में लाल रंग का कारण लाइकोपीन। 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 अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग तना। अदरक और आलू, अदरक और आलू का खाने योग्य भाग तना। टमाटर के लाल रंग का कारण लाइकोपीन है। क्या है? लाइकोपीन है। दूध में पाए जाने वाली शर्करा लैक्टोज। क्या है? लैक्टोज। क्या होगी? लैक्टोज। सबसे लंबा क्रीमी वर्म है टेप वर्म। सबसे लंबा क्रीमी वर्म या टेप वर्म है? सबसे लंबा क्रीमी वर्म टेप वर्म है। कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन कार्य करता है अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर। सेंट्रीफ्यूगल। अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर। अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर क्या क्या? तो कपड़ा सुखाने के लिए या दूध में मक्खन निकालने के लिए वाले मशीन होता है ना, जैसे वॉशिंग मशीन के बगल में एक इधर छोटा सा, ये इधर मान लेते कपड़ा खींचने वाला है, तो इधर कपड़ा सुखाने वाला रहता है मशीन। तो उसमें भी हम लोग जो अब केंद्रीय बल का ही प्रयोग होता है, या मक्खन बनाने के लिए जो हम लोग जिस चीज का प्रयोग करते हैं, जिस मशीन का। दूध से क्रीम निकालने पर घनत्व बढ़ता है। 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 एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट। 746 वाट। 746 वाट। जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। 4 डिग्री सेल्सियस पर। किस पर? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर। फिर से, जल का घनत्व अधिकतम, जल का घनत्व अधिकतम, मतलब घनत्व अधिकतम और आयतन न्यूनतम होगा। आयतन न्यूनतम कब होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर। और चार कितने डिग्री पर? 4 डिग्री सेल्सियस पर। मूल रंग कहलाते हैं, मूल रंग कहलाते हैं कौन कौन?
नीला, लाल और हरा। नीला, लाल और हरा क्या होता था? मूल रंग कहलाते हैं। फिर से, नीला, लाल और हरा मूल रंग है ये। नीला, लाल और हरा ये क्या है? मूल रंग है। और कोई भी रंग है जी भाई साहब, बहुत रंग है। बंद नहीं होना है, कंट्रोल कंट्रोल। ये भाई तुम ऊपर जाओ ना। हाँ, हो रहा है हो रहा है। बंद हो जाता है उसी तरह से, पता भी नहीं चलता कभी कभी। इंद्रधनुष का निर्माण किन क्रियाओं के द्वारा होता है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन और वर्ण विक्षेपण पर। हरा रंग है। अच्छा है फिर ये। रेड से ही कर रहे थे। इंद्रधनुष का निर्माण किन किन क्रियाओं के द्वारा होता है? इंद्रधनुष का निर्माण जो कि रेनबो बनता है, किन किन क्रियाओं के कारण होता है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण। इन कारणों के कारण इंद्रधनुष का निर्माण होता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण को क्या बोलते होंगे? इंद्रधनुष रंग होते हैं, कितने रंग होते हैं? 7। बीच वाला रंग हरा। ऐसे इसका ट्रिक क्या था? रॉय जी बी, ऐसे कुछ था, याद अच्छे से नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। इंद्रधनुष के बीच का रंग क्या है? हरा है। प्रकाश रंग का निश्चित होता है तरंग दैर्घ्य द्वारा। तरंग दैर्घ्य द्वारा प्रकाश का रंग निश्चित होता है तरंग दैर्घ्य द्वारा। तरंग दैर्घ्य द्वारा प्रकाश का रंग निश्चित होता है तरंग दैर्घ्य द्वारा। वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है गामा किरण। वेधन क्षमता वेधन क्षमता सर्वाधिक किसमें होती है? तो गामा किरण में। किसमें? तो गामा किरण में। प्रकाश रंग का निश्चित रंग कौन है? तरंगदैर्घ्य द्वारा। प्रकाश का रंग निश्चित होता है तरंगदैर्घ्य द्वारा। प्रकाश का रंग निश्चित होता है तरंगदैर्घ्य द्वारा। किसके कारण? तरंगदैर्घ्य द्वारा। और वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है तो गामा किरण की। किसकी? तो गामा किरण की। पराबैंगनी किरण की खोज की थी किसने? तो रीटर ने। किसने? तो रीटर ने। पराबैंगनी किरण की खोज किसने की? तो रीटर ने। किसने की है? तो रीटर ने की है। सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है क्रमशः लाल तथा बैंगनी रंग का। लाल तथा बैंगनी रंग का। लाल तथा बैंगनी रंग का। लाल तथा पैरा बैंगनी रंग का। लाल तथा पैरा बैंगनी रंग का। सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है क्रमशः लाल तथा बैंगनी रंग का। लाल तथा बैंगनी रंग का। प्रकाश का तरंगदैर्घ्य होता है 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच। 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच प्रकाश का तरंगदैर्घ्य होता है। प्रकाश का तरंगदैर्घ्य होता है 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच। ये क्या है? सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है। सबसे अधिक तो लाल, सबसे कम तो बैंगनी। ठीक है। सबसे अधिक लाल, सबसे कम बैंगनी। कम बैंगनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड पेज का, ये थर्ड वाला स्लॉट है इसका। हम लोग को 6 पेज है, सेकंड पेज पे हम लोग।
कोई बात नहीं, पढ़ के तो ही जाएंगे। प्रकाश की चाल सर्वाधिक होता है निर्वात में, प्रकाश की चाल सर्वाधिक होता है किसमें? तो निर्वात में। प्रकाश की चाल सर्वाधिक होता है किसमें? तो निर्वात में, निर्वात में प्रकाश की चाल। और अगर बोल दिया जाता ध्वनि का, हम लोग पढ़े थे, ध्वनि का सबसे ज्यादा किसमें होता था? तो ठोस में होता था। किसमें होता था? तो ठोस में ही होता था। सर्वाधिक चाल उसका कितना था? तो 760 मील प्रति घंटा, ये था ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकाश वेग का सर्वप्रथम ज्ञात किया रोमर ने। किसने? तो रोमर ने। प्रकाश वेग का सर्वाधिक, नहीं तो रुको एक मिनट, देखो प्रति घंटा, इसलिए हम इसको फिर से भी निकाले ना। ये ऑप्शन से मान लेते इस तरह का दे दिया जाएगा हम लोग का कि ध्वनि की चाल होती है 760 मील प्रति मिनट, 760 मील प्रति सेकंड, 760 मील प्रति घंटा, और सो ऑन, इस तरह कुछ भी ऑप्शन दिया जाएगा, या फिर नन ऑफ दिस। तो हम लोग जैसे यहाँ पे घंटा को ध्यान रखते, घंटा है कि नहीं इसलिए हम देखे, क्योंकि जैसे हम लोग स्पीड और साउंड देखते थे तो सेकंड में रहता था, तो हम भी सोचेंगे कि 700 मील प्रति सेकंड होगा, और उसमें टिक आउट करके गलत कर सकते थे, इसीलिए हम इसको फिर से ऊपर आए देखने के लिए। प्रकाश वेग का सर्वप्रथम ज्ञात किया किसने? तो रोमर ने। किसने? तो रोमर ने। प्रकाश वेग का सर्वप्रथम ज्ञात किया किसने? तो रोमर ने। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड, तो इसमें मीटर पर सेकंड ही है ना। ये निर्वात मतलब क्या होता था? वैक्यूम, मतलब स्पेस। अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है क्योंकि सूर्य प्रकिरण के कारण। किसके कारण? तो सूर्य प्रकिरण के कारण। अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है सूर्य प्रकिरण के कारण। किसके कारण? सूर्य प्रकिरण के कारण। सूर्य प्रकिरण के कारण आकाश काला दिखाई देता है किसको? अंतरिक्ष यात्री को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। समुद्र का जल नीला दिखाई देता है। समुद्र का जल नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ये सारा हम लोग क्या, देखो काला भी दिखाई दे रहा है आकाश सूर्य प्रकीर्णन के कारण, ये अंतरिक्ष में। किसमें? अंतरिक्ष यात्री को। और हम लोग जैसे समुद्र का जल नीला दिखाई देता है किसके कारण? तो प्रकीर्णन के कारण ही, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही। तारे टिमटिमाते हैं प्रकाश अपवर्तन के कारण। इसमें क्या? अपवर्तन के कारण। किसके कारण? प्रकाश अपवर्तन के कारण। किसके कारण? तारे टिमटिमाते हैं, ट्विंकलिंग। किसके कारण? टोटल इंटरनल होता था, नहीं पूर्ण आंतरिक नहीं होता है। क्या था? अपवर्तन के कारण। किसके कारण? प्रकाश अपवर्तन के कारण। रेटिना, रेड कलर। रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा। वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा। वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा। रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है, रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा। वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा। वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा। रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा। वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा। रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक, उल्टा तथा प्रतिबिंब से छोटा। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक वस्तु के बराबर तथा सीधा। समतल दर्पण मतलब ये मिरर का बात है। तो वर्चुअल हो गया, ऑब्जेक्ट के इक्वल होता था और सीधा होता था। रेटिना पर वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा। इसमें सीधा दिखता है दर्पण पे, समतल दर्पण पे, वस्तु के बराबर रहता है, बट काल्पनिक होता है, वर्चुअली होता है, इसमें रियल होता है हम लोग का लेंसेज पे। प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक किसे माना जाता है?
तो समतल दर्पण को किसको माना जाता है? समतल दर्पण को। दो समांतर दर्पण के बीच रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब बनता है अनंत। अगर दो समानांतर दर्पण है, समानांतर दर्पण कहने का मतलब क्या? पैरेलल दर्पण रखा जाएगा तो उसका जो ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा अनंत बनेगा। बीच वस्तु का प्रतिबिंब बनता है अनंत, क्योंकि इधर 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 इधर। जैसे समझने के लिए, जैसे ये है, यहाँ से हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रखेंगे तो उसका इमेज यहाँ यहाँ बनते रहता होगा ना, मेरे हिसाब से। नेक्स्ट, हवा का बुलबुला। हवा का बुलबुला जल में व्यवहार करता है अवतल लेंस के भांति। किसके लेंस के भांति? कौन से लेंस के भांति? अवतल लेंस के भांति। हवा का बुलबुला जल में, हवा का बुलबुला जल में व्यवहार करता है अवतल लेंस के भांति। किस लेंस के भांति कार्य करता है? तो अवतल लेंस के भांति कार्य करता है। अवतल लेंस के भांति कार्य करता है। विद्युत फ्यूज मिश्रण होता है। विद्युत फ्यूज मिश्रण होता है तांबा, टीन और सीसा का। तांबा, टीन और सीसा का तथा सीसा का विद्युत फ्यूज मिश्रण होता है। विद्युत फ्यूज होता है ना, किसका मिश्रण? तांबा का, टीन का और सीसा का। हीटर का तार बना होता है नाइक्रोम का। किसका? तो नाइक्रोम का। जो हीटर का तार होता है किसका बना होता है? तो नाइक्रोम का ही बना होता है। किसका? तो नाइक्रोम का। बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का होता था। ये सब बेसिक है भाई, लेकिन पूछ देगा, पूछता है, पूछेगा क्या? पूछता है भी। बेसिक एकदम, मतलब फ्री का नंबर देना चाहेगा तो यही सब देता है कि हीटर का तार नाइक्रोम का। बट इसमें भी छोटे मोटे क्वेश्चन में कंफ्यूजन भी हो जाता है। जैसे यही क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा, ऑप्शंस में दे दिया जाएगा तांबा, टीन और लीड। समझा कोई कि नहीं? सीसा, टंगस्टन हो गया ना, बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन। विद्युत बल्ब में भरा जाने वाला गैस नाइट्रोजन। हम लोग का जो चिप्स ये सब पैकेट होता है उसमें भी भरा जाने वाला नाइट्रोजन, सड़ने गलने से बचाने के लिए। ट्यूबलाइट में क्या भरा होता था? तो ट्यूबलाइट में भरा होता था पारे का वाष्प व आर्गन। पारे का वाष्प व आर्गन भरा होता था। जो ट्यूबलाइट हम लोग देखते होंगे, पारे, अब तो एलईडी वाला आ गया है। पारे का वाष्प और आर्गन, पारे का वाष्प व आर्गन, पारे का वाष्प व आर्गन। फ्यूज का तार मिश्रण होता है सीसा और टीन का। फ्यूज का तार मिश्रण होता है। अब यहाँ पे भी हम लोग पढ़े थे अभी कि सीसा और टीन था और साथ में तांबा आता था फ्यूज के लिए, विद्युत फ्यूज के लिए था ना। यहाँ पे हम लोग क्या आ गया? तो फ्यूज का तार अब आ गया, सीसा और टीन का, और तांबा भी ले सकते थे। फोटोग्राफी में उपयोग तत्व है, उपयोगी तत्व सिल्वर ब्रोमाइड। क्या होगा? सिल्वर ब्रोमाइड। फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व है सिल्वर ब्रोमाइड। क्या हो गया? सिल्वर ब्रोमाइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटोग्राफी में फिक्सर अस्थायीकरण के रूप में प्रयोग होता है सोडियम थायोसल्फेट का। किसका? सोडियम थायोसल्फेट का। किसका? सोडियम थायोसल्फेट का। फोटोग्राफी में फिक्सर या स्थायीकरण, फिक्सर या स्थायीकरण के रूप में प्रयोग होता है किसका? तो सोडियम थायोसल्फेट का। किसका? सोडियम थायोसल्फेट का। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? तो ऑक्सैलिक अम्ल का। किसका? तो ऑक्सैलिक अम्ल का, ऑक्सैलिक अम्ल का। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? तो ऑक्सैलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। किसका? ऑक्सैलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। पूछेगा कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो ऑक्सैलिक अम्ल। फिर से फोटोग्राफी का बात होगा तो उपयोगी तत्व कौन है? तो सिल्वर ब्रोमाइड। क्या है? सिल्वर ब्रोमाइड। यहाँ पे स्थानीयकरण या फिक्सर के लिए सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट। अब बोलेगा कौन सा अम्ल? तो ऑक्सैलिक अम्ल। किसका? ऑक्सैलिक अम्ल, ऑरेंज, ऑक्सैलिक अम्ल।
तेल दीप की बत्ती में तेल ऊपर उठता है केशिकत्व क्रिया के कारण। ये बहुत केशिकत्व पूछा जाता है। तेल दीप की बत्ती में तेल का ऊपर उठना, जैसे कोई भी हम लोग दिया बनाते हैं, दिया जल रहा है, तो इसमें जो रुआ रहता है ना, इसके ऊपर की ओर जो तेल जा रहा है ना, किसके कारण होता है? किसके कारण? केशिकत्व के कारण। हीरा का चमकना तथा मृगमरीचिका का बनने का कारण पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या होगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। हीरा का चमकना या मृग माचारिका, ये मृग मारीचिका मतलब ये होता है ना, जैसे रोड पे हम लोग जा रहे हैं तो दूर में दिखता है कि अरे पानी है रोड पे, या फिर समुद्र या फिर कोई भी खाली स्थान इस पे देखते हैं, हम लोग को लगता है कि वहाँ पानी जमा हुआ है या फिर पानी जैसा कुछ प्रतीत होता है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मतलब पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता ही है हीरा का चमकना या फिर मृगमरीचिका। भूमि स्थिर उपग्रह की ऊंचाई 36,000 किलोमीटर है। कितना है? 36,000 किलोमीटर। भूमि स्थिर उपग्रह की ऊंचाई, भूमि स्थिर भूमि स्थिर उपग्रह की ऊंचाई कितना है? तो 36,000 किलोमीटर है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संचलन, यहाँ पे संलयन और इसमें संचलन में कंफ्यूजन नहीं होइएगा कि सूर्य का ऊर्जा का स्रोत होगा नाभिकीय संचलन, नाभिकीय संचलन, संचलन संचलन संचलन। देखो चल रहा है मतलब सूर्य है, याद रखने के लिए सूर्य है जो चलते रहता है। संचलन, संयन नहीं करिएगा। रॉकेट की गति का आधारित है, रॉकेट की गति आधारित है किस? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर रॉकेट की गति, रॉकेट की गति आधारित है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। मानव नेत्र कार्य करता है उत्तल लेंस की तरह, उत्तल लेंस की तरह, उत्तल लेंस की तरह। मानव नेत्र कार्य करता है उत्तल लेंस की तरह, उत्तल लेंस की तरह। मानव नेत्र कार्य करता है उत्तल लेंस की तरह, मानव नेत्र कार्य करता है उत्तल लेंस की तरह। ये इम्पोर्टेंट सारा बेसिक्स है बट बहुत आते रहता है। मानव नेत्र उत्तल लेंस की तरह, किसकी तरह? उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है। किसकी तरह कार्य करता है? तो उत्तल लेंस की तरह। निकट दृष्टि दोष जिसे मायोपिया दूर किया जाता है, किसके कारण दूर कर सकते हैं मायोपिया को? निकट दृष्टि दोष। तो अवतल लेंस का प्रयोग करके, किसका प्रयोग करके? अवतल लेंस का प्रयोग करके निकट दृष्टि दोष जिसे मायोपिया बोलते हैं, निकट दृष्टि दोष अवतल लेंस का प्रयोग करके। निकट दृष्टि दोष का कारण, निकट दृष्टि दोष का कारण है नेत्र लेंस का मोटा या फोकस दूरी कम हो जाना। नेत्र लेंस का मोटा हो जाना, नेत्र लेंस का मोटा हो जाना या फोकस दूरी कम हो जाना, नेत्र लेंस का मोटा हो जाना या फोकस दूरी का कम हो जाना, ये निकट दृष्टि दोष जो कि मायोपिया, जिसकी अवतल लेंस का प्रयोग करके हम लोग सही करते थे। दीर्घ दृष्टि दोष जिसको हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं, दूर दृष्टि दोष। दीर्घ दृष्टि दोष दूर कर सकते हैं उत्तल लेंस का प्रयोग करके, किसका प्रयोग करके? उत्तल का, उत्तल लेंस का प्रयोग करके। हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया दूर दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष, हाइपरमेट्रोपिया दूर कर सकते हैं उत्तल लेंस का प्रयोग करके, किसका? तो उत्तल लेंस का प्रयोग करके। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है, देखो वहाँ पे सूर्य था तो संचलन था, चल रहा था। यहाँ पे नाभिकीय विखंडन है मतलब टूटेगा, जैसे बम फूटता है ना टूटेगा, विखंडन है, नाभिकीय विखंडन क्या है?
नाभिकीय विखंडन। यहाँ पे क्या था? संचलन था। परमाणु बम, हाइड्रोजन बम। अच्छा यहाँ पे देखो परमाणु बम था, अब ये हाइड्रोजन बम आ गया। हाइड्रोजन का बना हुआ बम, ये भी सूर्य की तरह ही रहता है, नाभिकीय संचलन पर कार्य करता है। किस पे कार्य करता है? नाभिकीय संचलन पर काम करता है, संलयन पर। ए, वो संचलन था, ये संलयन है, ये विखंडन है, अंतर है। संचलन है, यहाँ संलयन है, अंतर है ये सब। संलयन, कंफ्यूजन ये होगा, बहुत अंतर है ये। संलयन है। हाइड्रोजन बम का सिद्धांत कार्य करता है नाभिकीय संलयन पर। किस पे? नाभिकीय संलयन। वो भी संलयन होना चाहिए था क्या? ग्रीन हाउस गैस का प्रभाव, ग्रीन हाउस प्रवाह गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस प्रवाह गैस है, ग्रीन हाउस प्रवाह गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस प्रवाह, ग्रीन हाउस प्रवाह गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। दाढ़ी बनाने या आँख, दाढ़ी बनाने तथा आँख, नाक, कान की जांच करने में प्रयोग होता है अवतल दर्पण। किसका? अवतल दर्पण का। किसका? तो अवतल दर्पण का। किसका? तो अवतल दर्पण का। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है न्यूट्रॉन। नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है क्या? तो न्यूट्रॉन। नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है क्या? तो न्यूट्रॉन। द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु पारा, मरकरी। द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु कौन है? तो मरकरी, पारा। द्रव के रूप में पाए जाने वाला एकमात्र अधातु है ब्रोमीन। क्या है? तो ब्रोमीन। द्रव के रूप में पाए जाने वाला एकमात्र अधातु क्या है? तो ब्रोमीन। द्रव के रूप में पाए जाने वाला एकमात्र अधातु क्या है? तो ब्रोमीन है। द्रव के रूप में पाए जाने वाला एकमात्र अधातु ब्रोमीन। विद्युत धारा मापी जाती है अमीटर से। विद्युत धारा मापी जाती है अमीटर से। अदिश राशियां, कार्य, ऊर्जा, ताप, समय, चाल। सदिश राशियां, त्वरण, बल, विस्थापन, संवेग। स्केलर, अदिश। कार्य, ऊर्जा, कार्य, ऊर्जा, ताप, समय, चाल। सदिश राशियां, त्वरण, बल, विस्थापन, संवेग। त्वरण, बल, विस्थापन, संवेग। शुष्क बर्फ है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। शुष्क बर्फ है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। तत्व का सबसे छोटा कण भाग है परमाणु। तत्व का सबसे छोटा कण भाग है क्या? परमाणु। तत्व का सबसे छोटा कण भाग है क्या? परमाणु। तत्व का सबसे छोटा या कण भाग है क्या? तत्व का सबसे छोटा कण भाग है क्या? परमाणु। क्या है? परमाणु। तत्व का सबसे छोटा कण भाग है परमाणु। परमाणु के तीन मौलिक है। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा यूनिट अणु। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा यूनिट, रासायनिक यौगिक का, रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा अणु, छोटा यूनिट अणु होता है।
बट तत्व का सबसे छोटा कण पूछा था भाग, तो कौन था? परमाणु था। लगता है कि थक गए होगे। टाइम देखो, अभी 2 घंटा भी नहीं हुआ। क्या यार, क्या पढ़ते हैं, क्या कुछ होगा। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे जे थॉमसन ने। किसने की थी? जे जे थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे जे थॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन ने। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने। इलेक्ट्रॉन की खोज, अरे ये भाई, इसको तो बहुत अच्छे से याद किया था। कैसे तो याद ट्रिक से था। इलेक्ट्रॉन का जे जे थॉमसन, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का जेम्स चैडविक। इसका ट्रिक होता है, बहुत इजी ट्रिक होता था, देख लेना, मुझे याद नहीं है। इलेक्ट्रॉन्स का ऐसे थॉमसन, प्रोटॉन का गोल्डस्टीन, और न्यूट्रॉन का जेम्स चैडविक। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन होता है ऋणात्मक, नेगेटिव। प्रोटॉन होता है घनावेशित कण। घनावेशित कण कहने का मतलब क्या होता है? घनावेशित कण कहने का मतलब होता है पॉजिटिव। न्यूट्रॉन है एक आवेशहीन कण। न्यूट्रॉन है क्या? एक आवेशहीन कण है। क्या है? आवेशहीन, जो कोई साइन नहीं। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो एडरसन ने की थी। पॉजिट्रॉन का खोज किसने किया? पॉजिट्रॉन का तो एडरसन ने ही किया। किसने किया? तो एडरसन ने। इलेक्ट्रॉन त्यागने एवं ग्रहण करने की प्रवृत्ति कहलाती है, क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण और अवकरण। ऑक्सीकरण एवं अवकरण। इलेक्ट्रॉन त्यागने एवं ग्रहण करने की प्रवृत्ति कहलाती है ऑक्सीकरण व अवकरण। ऑक्सीकरण व अवकरण। प्रोटीन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का कितना गुना अनुपात होता है? 1840 गुना। कितना गुना? 1840 गुना। प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का कितना गुना होता है? तो 1840 गुना होता है सर। हाँ। विद्युत वैद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन होता है एनोड पर। कहाँ होता है? एनोड पर। वैद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन होता है एनोड पर। कहाँ होता है? तो एनोड पर होता है। वैद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन होता है कहाँ? तो एनोड पर होता है। कहाँ होता है? तो एनोड पर होता है। फिर से, वैद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन होता है कहाँ? तो एनोड पर होता है। परमाणु के नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की। नाभिक का खोज किसने किया? परमाणु के नाभिक का खोज रदरफोर्ड में। परमाणु के नाभिक में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। एक तत्व परमाणु के प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या कहलाती है परमाणु संख्या। एक तत्व के परमाणु और प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या कहलाती है परमाणु संख्या। संख्या कहलाती है। प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन जो होगा ना परमाणु का, जितना संख्या होगा वो क्या कह रहेगा? जैसे कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे कोई भी एलिमेंट ले रहे हैं, कोई भी तत्व ले रहे हैं, तो उसमें मान लेते हैं जो इलेक्ट्रॉन की संख्या हम लोग का 18 है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ना कि परमाणु संख्या या एटॉमिक नंबर यही है। और हम लोग जानते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। वही बोल रहा है कि परमाणु में प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या को ही हम लोग क्या बोलते हैं? परमाणु संख्या, इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर या फिर परमाणु संख्या बोलते हैं। और क्या, वही चीज था।